मैं इस डिबेट को फिर से पहले मोड़ पर लेकर आता हूं और सुरेंद्र राजपूत जी से बात करूं उसके पहले मैं वीरेंद्र जी का रुख करता हूं। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बैठक शुरू हो चुकी है, वहां पर आज सुना डिनर भी होगा और कल सब चीज़ें डिसाइड भी होने वाली हैं। एजेंडा क्या है इस अलायंस की मीटिंग का? देखिए, अभी तो संयोजक की बात है, लोगों की बात है, पार्टी के प्रवक्ता, गठबंधन के प्रवक्ता चुने जाएं और ये कार्यक्रम को एक बनाया जाए कि हम सोशल मीडिया की कमेटी क्या होगी और किस तरह से आगे अलग अलग रहने तो वरना बड़ी दिक्कत आ जाएगी, फिर डिबेट करना प्लानिंग कमेटी क्या होगी, तो कई सारी चीज़ों पे डिस्कशन की बात आई है सामने जी। लेकिन जब हम लोग चर्चा करते हैं लखनऊ से बैठकर देश के इस महाबड़े गठबंधन की, तो बात ये करते हैं कि एनडीए बार बार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन है और मोदी के सामने उस चेहरे की क्या स्थिति बनेगी, उसको वो बार बार अभी से जनता के सामने लाना चाहता है। बीजेपी फिर उस चेहरे को लेकर तमाम तरह की चीज़ें भी शुरू करेगी, इसीलिए शायद वो कह पूछती है कि भाई इनके यहाँ प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। ब्रजेश जी, ये लड़ाई जो इस देश में 26 बनाम 36 की शुरू हुई है, अगर इसको आप उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे तो फिर यहाँ पर जो इंडिया है उसमें सबसे बड़ी पार्टी तो समाजवादी है और एनडीए उसकी तुलना में यहाँ सरकार में है, उसका पल्ला ज़्यादा भारी है। अब 80 लोकसभा सीटें जब आएंगी उत्तर प्रदेश की, तो इंडिया का जो गठबंधन है जिसमें अफवाह उड़ती रहती है बीच बीच में कि जयंत चौधरी गए गए गए, फिर वो लटक जाते हैं, रुक जाते हैं, आ जाते हैं, नहीं अभी हैं, अभी बोले वो कि अभी ये बीजेपी वालों को हराएंगे, लेकिन चुनाव आते आते पता नहीं क्या होगा। ये एनडीए गठबंधन को काफ़ी इसका खतरा है। देखिए, आज कांग्रेस है अखिलेश यादव के साथ, और जयंत चौधरी की पार्टी है और चंद्रशेखर आज़ाद है, लेकिन इनके पास वोट कितना है? यूपी में वोट बैंक कम है। अगर अखिलेश यादव को हटा दीजिए तो बाकी एनडीए इंडिया के जो 3 दल हैं उसमें ज़्यादा वोट नहीं है उनके पास। दूसरी ओर बीजेपी ने राजभर को मिला लिया, निषाद उनके साथ हैं, अनुप्रिया पटेल को वो ले आए, तो जातीय समीकरण में भी वो काफ़ी भारी होते जा रहे हैं। लड़ाई तो देखिए आंकड़ों से और जातीय समीकरण से ही तो साफ होगी चुनाव, और कैसे आप अंदाजा लगाया जाएगा। ब्रजेश जी, बीजेपी के पक्ष में आखिर में फिर एक माहौल ये बनता है कि साहब हिंदू और मुसलमान, धर्म, हिंदुत्व, ये इस पर बात आ जाती है कि बीजेपी कुछ नहीं करत है लेकिन मुसलमानों को डरा के रखिए, ठीक रखिए भैया, हिंदू सब एकजुट हो जाओ, नहीं खतरा आ जाएगा। चुनाव में भरभरा के वोट दे देते हैं भाजपा को। तो बीजेपी के पास बहुत सारे हथियार हैं, उनके पास चेहरा है, मोदी का 10 साल वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके, योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, भगवाधारी हिंदुत्व के चेहरे हैं। यहाँ पर ये समस्या आती है विपक्ष के सामने। हिंदी भाषी राज्य में अगर खरगे जी संयोजक बनते हैं तो उनकी शायद उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं होगी। शरद पवार अगर महाराष्ट्र के बनते हैं तो उनका उत्तर प्रदेश में कोई पकड़ नहीं है। अखिलेश यादव काफ़ी अभी नए हैं, उनके सामने वहाँ काफ़ी सीनियर लीडर हैं, पता नहीं वो बनेंगे कि नहीं संयोजक, तो भाई अभी थोड़ी समस्या है। फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग आते हैं। तो ब्रजेश जी, चुनाव तो देखिए समीकरण, जाति और एजेंडा, हिंदुत्व का हथियार, धर्म का हथियार, जातियों का समीकरण, इनसे लड़ा जाएगा। ये जरूर है कि बीजेपी को चुनौती इस बार बड़ी मिलेगी जी। पिछले 2 चुनाव में सब अलग अलग लड़े, मायावती भले थी साथ में, लेकिन 15 लोकसभा सीट आई उत्तर प्रदेश में। अब की मायावती अलग कह रही कि हम न जाएंगे तुम आपके साथ, ना आपके साथ। तो ये जो मामला है ये दर्शाता है कि बीजेपी को थोड़ा अभी अपर हैंड मिलेगा। अभी उसको, अभी विपक्ष को और मेहनत करनी है, क्योंकि बूथ पर भी इनके कार्यकर्ता वोट डलवा लेते हैं। वहाँ पर सपा को छोड़ के यूपी में कांग्रेस के पास बड़ा कोई संगठन नहीं है, आरएलडी का संगठन 1, 2, 4, 6 जिलों में है। तो वो बातें जो आती हैं कि आखिर का रिजल्ट क्या होगा,
ये तय करेगा। गठबंधन तो भारी भरकम है और बड़ा बन रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब दूसरी एक बात और कहते हैं कि मुसलमान मुसलमान करते हैं। बीजेपी तो मुसलमान को मिला रही है कि हमारी पार्टी में आओ, 4 TMLC बना दिया, मुसलमान को मंत्री भी बना दिया, पसमानदा की बात कर रहे हैं। अरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिए। हाँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। अब जिसको जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहे, जो कभी कुछ रहे नहीं, वो बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। तो बीजेपी को परहेज नहीं है, अगर दे रहे वोट तो ले लो, क्योंकि बात सरकार बनाने की है। फिर देखा जाएगा, जब 5 साल आ जाएगा फिर अपना अली बजरंग बली कर लेंगे। तो ब्रजेश जी, जो अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 4-5, अभी उसमें पता लग जाएगा क्या स्थिति है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर गठबंधन की स्थिति साफ करेंगी। लेकिन ये बात बीजेपी भी स्वीकार करती है कि इंडिया जब से कर्नाटक जीती कांग्रेस, भले चुनाव में जो स्थिति बनाया आगे, लेकिन उसका मोराल बढ़ गया और इंडिया ने और बढ़ा दिया। तो अब विपक्ष के नेताओं के एक मंच तो मिला ही, 10 साल बाद बीजेपी के सामने लड़ने का एक मिला। छोटे छोटे नेता भाई वो कहाँ बीजेपी के हिंदुत्व से नहीं लड़ पाएंगे, ज़्यादा उछले कूदेंगे, CBI ED का डर अलग सताता है। तो यहाँ अभी बहुत कुछ संभावना दिखती नहीं। बहरहाल जी वीरेंद्र जी, नेताओं को अपनी अपनी बात कहनी चाहिए और कहते भी हैं। कहते हैं इस देश में जनता सबसे बड़ी है। अभी कह रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव कराओ, अभी एक बात सुबुगाहट आ गई है जी। तो अभी एक कंकड़ फेंका है नदी में, देखो कितना उछाल आता है। फिलहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि जो दौर है दुनिया का उस दौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो, और दिल्ली से हम ही करें अमन की बोली, और यारो तो तुम भी कभी लाहौर से बोलो, और आप ही दूल्हा आप बराती जिंदाबाद, और जितने साथी सब खैराती जिंदाबाद, और दिन 2 दिन और यह पागल फौजें पोरस के सारे हाथी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आज शेर और कविताओं का बड़ा जोर है। बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक उपलब्ध